हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम नीति निर्देशक तत्व खत्म होने के बाद मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन और संविधान की मूल संरचना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चन से संबंधित ज़रूरी जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारे पहली वीडियो में पहला क्वेश्चन है हमारा कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में रखे गए हैं, या मूल कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में है। आपके ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 4A या फिर भाग 5। तो दोस्तों इन्हें भाग 4A में रखा गया है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका सी ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि इन्हें भाग 4A में रखा गया। और दोस्तों क्योंकि जब मैंने बताया था आपको कल ही कि जब भी कैपिटल A लिखा हो, इसका मतलब है कि वो जो पार्ट है, जो भाग है या जो भी अनुच्छेद है, वो संविधान सभा के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, बल्कि इसे बाद में संसद ने संविधान संशोधन करके जोड़ा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसे संविधान द्वारा कब जोड़ा गया है, संसद द्वारा से कब जोड़ा गया था। दोस्तों इसे 42वें संविधान संशोधन कब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को संविधान में किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूल कर्तव्य जब संविधान बना था हमारा, तब संविधान सभा के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। तो किसकी अनुशंसा है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसे जोड़ा गया संविधान में? आपके ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, फैजल अली समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों सही ऑप्शन है ए, स्वर्ण सिंह समिति। इन समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ा गया, क्योंकि इससे पहले हमारे संविधान में सिर्फ क्या थे, मूल अधिकार थे, यानी फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी TPSP थे। और अब क्या जोड़ गया है, अब हमारे फंडामेंटल ड्यूटी भी इसमें जोड़ दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया है, तो आपको है ना। तो आपके ऑप्शन है 40, 41, 42 या 42nd, 44। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 42nd, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसके कार्यकाल में किया गया था। यानी जो समिति है इसका गठन किसने, किस PM के कार्यकाल में किया गया था, किसके समय किया गया था, है ना, मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। आपके ऑप्शन है पंडित नेहरू जी यानी जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी या फिर शास्त्री जी। दोस्तों आपका सही ऑप्शन है बी, इंदिरा गांधी जी। यानी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और उनकी सिफारिश पे ही इंदिरा गांधी जी ने ही संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों का संशोधन किस वर्ष हुआ था। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, अब ये बताना है हमें, है ना। तो आपके ऑप्शन है 1972, 1976, 1978 या फिर 1980। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों इसमें बी, 1976। यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये दोस्तों याद रखना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा संशोधन किए गए थे कि आधा का आधा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वही बदल के रख दिया गया था इसके थ्रू, है ना। आधा संविधान ही बदल दिया था। जैसे कि जो कार्यकाल होता था PM का या प्रेसिडेंट का, उन्हें 5 महीने का 6 वर्ष का कर दिया गया। कई चीज़ों को ये कह दिया गया कि अब यहाँ पे इसकी जो क्या कह सकते हो आप, समीक्षा है, वो जिस तरह नहीं की जाएगी, और बहुत सी चीज़ें जोड़ दी गई थी इसमें। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, जिससे फिर बाद में मोरारजी देसाई सरकार आई तो उन्होंने वापस वैसा का वैसा ही कर दिया, जैसे पहले था संविधान को वापस वैसा ही कर दिया। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, 42nd और 44th ये दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत आते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। ये 42nd हुआ था 1976 में, और 40 ये हुआ था 1978 में। ठीक है, कब हुआ था, 1978 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में पूछा दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। आपके ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 14। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 11। कितने ऑप्शन हैं, कितने वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं। तो दोस्तों वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। अब ये क्वेश्चन बना है तो इसका मतलब हुआ है पहले कुछ और थे, अब ज़्यादा हो गए या कम हो गए हैं, तभी तो वर्तमान में पूछा जाएगा, वरना सीधा सीधा क्वेश्चन होता कि
मूल कर्तव्य कितने हैं, लेकिन वर्तमान में जोड़ा गया कि वर्तमान में कितने, इसका मतलब पहले कम या ज़्यादा थे, अब कुछ अलग हो गए हैं, है ना। तो अब 11 हो गए हैं। तो अब कब जोड़ा गया, ये भी क्वेश्चन आएगा, कब जोड़ा गया या घटाया गया, कुछ तो चेंज किया गया है ना। तो हुआ क्या था दोस्तों कि 86वें संविधान संशोधन, कौन सा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जो हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इन्हें जो 2002 में संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान जो था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान प्रदान करने का जो प्रावधान था वो डाला गया इसमें। तो इस तरीके से अब इन्हें 11 हो गए हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ डाला गया, इसका मतलब पहले कितने थे, कम ही होंगे, है ना। तो क्या हुआ था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था माता पिता के लिए, कि माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाएं, क्योंकि शिक्षा का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात इसमें जोड़ी गई थी दोस्तों। इसलिए वर्तमान में कितने हैं, अभी वर्तमान में 11 हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के समय 1976 में कुल कितने कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, संविधान संशोधन के समय कितने कर्तव्य जोड़े गए थे, तो देखिए जब 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन, क्योंकि शुरुआत से तो था नहीं, मैंने आपको बताया कि कब से जोड़े गए थे, कब जोड़ा गया संविधान संशोधनों को, यानी कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन द्वारा कर्तव्य जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। उस समय कितने थे, तो उस समय थे हमारे 10। तो आपका सी ऑप्शन सही है यदि आपके, क्योंकि तब 10 थे। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और अब कितने हो गए, अब 11 हो गए। कौन सा जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों की बात की गई है। अब सिर्फ ये अनुच्छेद पूछ रहे हैं कि किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में इसकी बात की गई। आपके ऑप्शन है 51, 51A, 52 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 51A यानी बी। आपको मैंने कल बताया था कि जो DPSP है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन्हें कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, तो उन्हें 36 से 51 तक रखा गया है ना। और कौन से भाग में रखा गया है, तो 4th भाग में रखा गया था। तो हुआ क्या, जब संविधान संशोधन किया गया 76 में, 42वां संविधान संशोधन जब किया गया, तो इन्होंने क्या किया कि इसी में एक आर्टिकल जोड़ दिया 51A। क्या जोड़ दिया, 51A या 51 का। ठीक है, और भाग में एक भाग जोड़ दिया जिसे कहा गया 4A। ठीक है, हो गया 4A जोड़ दिया और 51A जोड़ दिया। तो 4 कहाँ पे आते हैं, तो 4A में आते हैं, और 51 का आर्टिकल में सारे के सारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं एक ही आर्टिकल में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये अवाद योग्य है। यदि आपने इनमें से किसी भी एक का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ आपको जेल में नहीं डाला जा सकता, या आपके खिलाफ कोई भी अपील नहीं कर सकता, कोई भी FIR दर्ज नहीं कर सकता। जिसमें लिखा गया था बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई थी, या देश की एकता अखंडता की बात कही, या प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने की बात कही, जैसे कि जो नदियाँ झीलें सब होती है, हमारी गौरवशाली संस्कृति की संरक्षण की बात की गई। इन सबको ना मानने के लिए आपके खिलाफ कोई केस नहीं दायर कर जा सकता, या फिर आपके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता, FIR नहीं कर सकता, है ना। तो इनकी प्रकृति कैसी है, अवाद योग्य है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वाद योग्य है, लेकिन हमारे जो DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमारी DPSP हैं और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ये कैसी हैं, ये अवाद योग्य है। ठीक है, तो बस ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये सभी मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, किस किस के लिए हैं। ठीक है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये किस किस के लिए हैं, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसमें सबका सही होगा सभी नागरिकों के लिए। अब आपने पूछा होगा कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो व्यक्तियों से मतलब हो जाता है दोस्तों कि कोई भी इंसान जो आउट ऑफ इंडिया सिटीजन है, यानी जो इंडिया का नागरिक नहीं है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसके लिए ये कर्तव्य अप्लाई नहीं होते, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होते सारे के सारे। हाँ, यदि वो आया तो उसका कर्तव्य है कि देश की एकता को, ऐसा कुछ भी काम ना करे यहाँ पे कि देश की एकता और अखंडता को उससे चोट पहुँचे, जैसे टेररिज्म वाले काम करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते कि आप देश की, हमारी गौरवशाली संस्कृति की रक्षा करें, वन्य जीवों का संरक्षण करें। ये देश के नागरिकों के लिए होते हैं, जितने भी देश के नागरिक हैं, है ना। नागरिक किसी देश का होता है और व्यक्ति वो पूरे वर्ल्ड का हो सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति आप हर जगह के होता है, किसी भी व्यक्ति जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो नागरिक होता है वो स्पेसिफिक देश का होता है, क्योंकि उसके पास उस देश की नागरिकता होती है, सिटीजनशिप होती है। तो जब आपके पास किसी देश की नागरिकता होती है तो आप उस देश के नागरिक कहलाते हैं। लेकिन व्यक्ति तो सभी हैं भाई, हम ह्यूमंस हैं ना, तो हम सभी व्यक्ति हैं। ये तो है नहीं कि हम जानवर हैं या पक्षी हैं या कुछ भी और हैं। तो नागरिक हैं तो हमारे पास क्योंकि नागरिकता, इसलिए हम नागरिक हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों नागरिकों के लिए, ना कि व्यक्तियों के लिए। व्यक्ति सभी होते हैं, नागरिक वही होते हैं जो उस देश के नागरिक हैं, और ये उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जो उस देश के नागरिक हैं। ये उनका धर्म होगा कि वो देश की एकता अखंडता को बनाए रखें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, है ना, और
वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, जैसे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन नदी वन झील इनकी रक्षा करें, संस्कृति की रक्षा करें, हमारी जो सामाजिक प्रथाएं हैं उनकी रक्षा करें। ये सब जो कर्तव्य हैं इनके ऊपर अप्लाई होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला, तो इसमें हमारा दोस्तों ऑप्शन कौन सा था सही था? इसमें हमारा सही ऑप्शन था बी। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन था हमारा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अब कि निम्न में से कौन सा कर्तव्य नहीं है? क्या है दोस्तों? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कर्तव्य नहीं, मतलब 10 कर्तव्य है। अभी 10 कर्तव्य एक बार आप सारे रीड आउट जरूर कर लेना। क्या कर लेना दोस्तों? रचना नहीं है, बट एक बार रीड कर लेना तो आपको माइंड में रहेगा कि हाँ ये हमारे कर्तव्य हैं। एक बार जल्दी गो थ्रू कर देना तो आपको याद हो जाएंगे। अब ऑप्शन है संविधान के आदर्शों का पालन करना, देश की रक्षा एवं सेवा करना, देश की सामाजिक एवं देश सभी को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिलाना, या फिर देश की संस्कृति एवं परंपरा का परीक्षण करना। तो दोस्तों इसमें आपको सही ऑप्शन होगा सी, यानी हमारा जो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात है ये क्या है? ये कर्तव्य नहीं है। ये क्या था? मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, ये DPSP है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। ये कर्तव्य नहीं है, ये क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व या फिर DPSP है। तो सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है सारे संविधान के आदर्शों का पालन करना, देश की रक्षा करना और देश की संस्कृति एवं परंपरा का परीक्षण करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? यानी यहाँ पे कर्तव्य सारे खत्म हो गए दोस्तों। कर्तव्य के बाद हम संशोधन में जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। फिर कितने संशोधन हुए, किस संविधान संशोधन में क्या किया गया, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते ही आपको आधे ज़्यादा संशोधन तो ऐसे ही बता दूंगा। फिर वहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे आधे से ज़्यादा संशोधन तो, है ना। तभी से बेहतर समझिए किस आर्टिकल में होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे स्लाइड में। तो क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है 352, 360, 368 या फिर 352। तो उसका दोस्तों सही ऑप्शन है सी, यानी 368। इसके द्वारा क्या होता है? इसी अनुच्छेद के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है या फिर किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी ये 2 बार हो गया ऑप्शन, 352 2 बार हो गया। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल का है, ये वित्तीय आपातकाल का है। तो संविधान संशोधन किसके द्वारा होता है? 368 के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन को संविधान के किस भाग में रखा गया है? आपको भाग भी दोस्तों याद होना चाहिए, मैंने आपको भाग की ट्रिक भी बताई थी स्टार्टिंग में ही, तो आप भाग की ट्रिक जरूर याद रखें कि किस चीज़ को संविधान के किस भाग में या फिर किस अनुसूची में रखा गया। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, या हो सकता है आपको 3-4 नाम दे दे और बता दें कि इनको भाग के हिसाब से क्रम से जमाइए, तो आपको यदि लाइन से सारे याद है तभी आप उनको क्रम से जमा पाएंगे, और बता दें कि इनमें से कौन सा क्रम से जमा हुआ, तो आपको उस पर सही टिक करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जरूर याद कर लीजिएगा चेक के थ्रू आप किस भाग में हैं। आपके भाग में भाग 20, भाग 22, भाग 19 या फिर भाग 18। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भाग 20, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात की गई भाग 20 में या फिर पार्ट 20 में। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन करने वाला अधिनियम कहाँ से लाया जा सकता है? कहाँ लाया जा सकता है? मतलब संविधान में जो संशोधन है, वो जो अधिनियम होगा संविधान में संशोधन करने का, उस अधिनियम को कहाँ पे लाया जा सकता है? आपके ऑप्शन होंगे सिर्फ संसद में, सिर्फ विधानमंडल में, दोनों जगह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सिर्फ संसद, यानी संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वो सिर्फ संसद के पास है। और जब हम बात करते हैं संसद, संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, है ना। संसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, और लास्ट में इसके बाद किसकी? प्रेसिडेंट की अनुमति। किसकी? प्रेसिडेंट की अनुमति। तो इसे सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है? सेंटर में, केंद्र में, संसद में। यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है? केंद्र के पास में है। राज्यों के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। हाँ, उनके पास नियम बनाने की शक्ति है कि अपने राज्य विधानमंडल में वो अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं, पारित कर सकते हैं, लेकिन संविधान में यदि कुछ भी चेंजेस करना है, संविधान में कुछ भी संशोधन करना है, कुछ भी घटाना है, जोड़ना है, बदलाव करना है, या उसको रिमूव भी करना है बिल्कुल किसी भी पार्ट को, तो वो कौन कर सकता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ कर सकती है संसद। ठीक है, हमारी जो संसद है वही काम कर सकती है वाला। तो इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। राज्य विधानमंडल के पास में पावर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद में कौन ला सकता है? अब जब हमने ये बात कर ली कि संविधान संशोधन कहाँ आ सकता है? संसद में। जब संसद में आ सकता है तो संसद में ला कौन सकता है? क्योंकि देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं सरकारी सदस्य, एक होते हैं गैर सरकारी। देखो एक होते हैं सरकारी, एक होते हैं गैर सरकारी। इनको निजी सदस्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? गैर सरकारी को इनको निजी सदस्य भी बोलते हैं, और जो सरकारी सदस्य इन्हीं को हम मंत्री बोलते हैं। चाहे वो कैसी मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, या फिर उप मंत्री हो, किसी भी टाइप का मंत्री हो सकता है ना। या फिर तो यहाँ पे बात आ रही है कि सरकारी सदस्य ला सकता है। अब सरकारी सदस्य कौन है? जो भी सरकार के किसी पार्ट का हिस्सा है, किसी मंत्रालय में, किसी विभाग में, किसी भी पद पे है। क्योंकि जो विधायक बन के जाते हैं वो मंत्री बनते हैं, या फिर जो MP बन के जाते हैं, जो सांसद बन के जाते हैं वो मंत्री बनते हैं। तो जो संसद में जाते हैं वो MP कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
अब जो MP बन के गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गया है, ये तो मान लीजिए चुने गए 545 ऑल ओवर इंडिया 545, लेकिन इसमें से मंत्री कितने बनते हैं? इसमें से मंत्री बनते हैं सिर्फ 65 के आसपास। एक अराउंड फिगर ले लीजिए कि जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 15% से ज़्यादा नहीं बन सकते। कितने? टोटल 15% से ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। ठीक है, अब ये बात हो गई। तो अब इस 545 में ये तो सारे निजी सदस्य हैं, यानी कि ये सारे निजी सदस्य हैं। ठीक है, या गैर सरकारी सदस्य, कुछ भी कह दीजिए, गैर सरकारी कह दीजिए या निजी सदस्य कह दीजिए। तो ये है निजी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, यहाँ पे मुझे गैर सरकारी सदस्य लिखना था, तो चलो रहने दीजिए। ठीक है, ये गैर सरकारी सदस्य हैं, गैर सरकारी। अब ये जो हैं, जो मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री किसी के अंडर में, या फिर उप मंत्री हो, ये सारे के सारे कहलाएंगे सरकारी सदस्य। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक किसे कौन ला सकता है? तो देखो, सरकारी भी ला सकते हैं और निजी सदस्य भी कोई ला सकता है। सरकारी तो लाते ही हैं, ज़्यादातर तो सरकारी ही लाते हैं, लेकिन यदि किसी निजी सदस्य को भी लगता है या किसी ऐसे बंदे को जो सांसद तो है लेकिन उसके पास कोई मंत्री पद नहीं है, यदि उसको लगता है कि इस जगह संविधान में संशोधन होना चाहिए, तो वो भी उस प्रस्ताव को या उस अधिनियम को संसद के समक्ष रख सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो गया सी। हमारा सही ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, तो सी हमारा सही ऑप्शन है, यानी दोनों ला सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की, आधे से अधिक राज्यों, मतलब यदि 20 राज्य हैं तो आधे से अधिक कितना हुआ? आधा हो गया 10 प्लस अधिक 1, यानी कि 11 राज्यों की कम से कम, यानी मेजॉरिटी है ना। तो आधे से अधिक राज्यों की अनुमति या फिर उपरोक्त सभी। तो आपके ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब कैसे? तो कुछ चीज़ें ऐसी है संविधान में जिनको हम साधारण बहुमत से इनमें संशोधन कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें विशेष बहुमत के द्वारा से संशोधन किया जा सकता है, और कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जिनमें विशेष बहुमत तो चाहिए, उसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में विशेष बहुमत के द्वारा कौन कौन से संशोधन होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो संविधान में विशेष बहुमत के द्वारा कौन कौन से संशोधन होते हैं? अब मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के होते हैं, तो सेकंड नंबर में था विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत के द्वारा कौन कौन से होता है? तो जैसे मूल अधिकारों में संशोधन करना है, नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करना है, तो ये कौन सा होगा? ये विशेष बहुमत के द्वारा होगा। विशेष बहुमत में क्या होता है? तो विशेष बहुमत में होता है दोस्तों टोटल का 50% प्लस 1। ठीक है, टोटल जो पॉपुलेशन है सदन की, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा, टोटल का 50% प्लस 1 यानी बहुमत, प्लस उपस्थित एवं मत देने वालों का, प्लस प्रेजेंट एवं वोट करने वालों का 2/3। ये जब दोनों कंडीशन मिल जाएंगी, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तब उसका आप उसमें संशोधन कर सकते हैं या उसमें कर सकते हो। इसी को कहा जाता है विशेष बहुमत। तो ये कह रहा है ऑप्शन सी दोनों, तो दोनों उसका सही ऑप्शन होगा, यानी सी इसका सही ऑप्शन होगा। आपका सही आंसर है सी, यानी दोनों तरह चीज़ों में, यानी मूल अधिकारों में भी और नीति निर्देशक तत्वों में भी विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष बहुमत के साथ राज्यों की स्वीकृति निम्न में से किन किन चीज़ों में आवश्यक नहीं होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नहीं होती है। विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति इनमें से किस किस में जरूरत नहीं पड़ती है? तो राष्ट्रपति निर्वाचन में, तो दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन में तो देखिए विशेष बहुमत भी चाहिए होता है और आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी चाहिए होती है, तो ये गलत हो गया। फिर केंद्र की शक्तियों का विस्तार, इसमें भी दोस्तों दोनों चाहिए होती है। यदि केंद्र की शक्ति का विस्तार करना है और उन्हें कम करना, तो उसके लिए क्या होता है कि उसमें विशेष बहुमत प्लस आधे अधिक राज्यों की सहमति चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोल रहा 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय। 7वीं अनुसूची में क्या था आप बताइएगा, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ट्रिक के थ्रू, है ना, तो आप देखिएगा उसमें जाके, मैं नहीं बताऊँगा इसमें अब। तो 7वीं अनुसूची के संबंध में आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या रखा गया 7वें शेड्यूल में। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय के विषय है, आंसर नहीं विषय में है, तो ये भी दोनों चीज़ें लगती है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। तब क्या बचा हमारा? नागरिकों की प्राप्ति एवं सहमति। तो देखो दोस्तों, ये ऐसा ऑप्शन है नागरिकों की प्राप्ति एवं सहमति जिसमें विशेष बहुमत के साथ राज्यों की स्वीकृति नहीं लगती, बल्कि कैसे होता है? तो ये साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये साधारण बहुमत से, मतलब 50% प्लस 1 से ही हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए हमें। ठीक है, 50% प्लस 1, जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% प्लस 1 यदि लोग आ जाते हैं तो इसका संशोधन हो सकता है। तो इसमें हमें ऑप्शन नहीं पड़ती है आवश्यकता, तो इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी आपका डी ऑप्शन इसमें सही कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो अब जैसे कि मान लीजिए आप एक बार इसको भी एक बार आप जरूर रीड कर लीजिए, एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, इस पर भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा पूरा कि कहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसमें विशेष बहुमत। जैसे कि मान लीजिए आप संसद में कर पूर्ति हो गई, राज्य सदस्यों की वेतन भत्ते हो गए, ये भी साधारण बहुमत है, इसलिए वो बार बार अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख कर दी, अपनी 4 लाख कर ली, तो क्योंकि ये साधारण बहुमत हो जाता है। अब जिनको बढ़ाना है वही लोग बैठे तो मना थोड़ी करेंगे,
अब आप साधारण बहुमत चाहिए तो बस आधे का, यदि किसी का मन में नहीं भी होगा कि नहीं भरनी चाहिए, पैसा नहीं है, जो भी है, तो जरूरत ही नहीं तुम्हारी भाई, हम 50% प्लस तो मान ही जाएंगे, तुरंत हो जाता है। तो वेतन भत्ते भी इसी तरीके से बढ़ा लेते हैं। संसद में जो प्रक्रिया नियम होते हैं उनको भी इसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। राजभाषा में कुछ प्रयोग है वो भी इस तरह से बढ़ाया जा सकता है, किया जा सकता है संशोधन। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ये सब जो है इसी तरीके से साधारण विधेयक से किया जा सकता है, यानी साधारण संशोधन से किया जा सकता है। वो 2-3 चीज़ें विशेष बहुमत से। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन, केंद्र राज्य कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्तियों का विस्तार, केंद्र एवं राज्य न्यायालय के बीच शक्तियों का विभाजन, वस्तु एवं कर सेवा कर प्रतिशत, ये जो का चीज़ें हैं इनको विशेष बहुमत प्लस आधे से लेकर राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो इसे आप एक बार रीड आउट जरूर कर लेना कि किन किन को किस किस तरीके से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में जो है वो मूल संरचना का शब्द कहाँ से आया। जैसे संविधान में मूल संरचना वर्ड है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया वो, है ना, ऑरिजिन कहाँ से हुआ, तो किस मामले से उसका ऑरिजिन हुआ। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है गोलकनाथ है, सॉरी गोरखनाथ नहीं है, ये गोलकनाथवाद है, गोलकनाथ, एक मिनट, ये गोलकनाथवाद है, गोलकनाथ, ठीक है, गोलकनाथवाद है ये। तो गोलकनाथवाद है, भाग में नहीं है, गोलकनाथवाद, ठीक है, गोलकनाथवाद, शंकर प्रसादवाद, केशवानंद भारतीवाद या फिर मिनर्वा मिल्स वाद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। इसके द्वारा जो केशवानंद भारतीवाद था हमारा, तो इस केशवानंद भारतीवाद के द्वारा ही संविधान की मूल संरचना में, जो संविधान की मूल संरचना है वो अस्तित्व में, जो संविधान की मूल संरचना है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था, ये केशवानंद भारतीवाद कब आया। तो आपके ऑप्शन है 72, 73, 74 या फिर 75, यानी 1972, 1973, 1974 या फिर 1975। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है बी, 1973। 1973 में ही केशवानंद भारतीवाद आया था, जिसमें मूल संरचना वाला शब्द देकर आया। जो मूल संरचना का जो कंसेप्ट है वो इसी से निकल के आया था, मूल संरचना का कंसेप्ट इसी से निकल कर आया। तो आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ कि मूल संरचना आखिर निकला कैसे। मूल संरचना का वर्ड, जो मूल संरचना है वो हुआ कैसे। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या है, संपत्ति के अधिकारों में कुछ कटौती करने की कोशिश की गई थी। क्या की गई थी, संपत्ति के अधिकारों में कटौती करने की कोशिश की गई थी। जब संपत्ति के अधिकार में कटौती करने की कोशिश की गई तो इसमें इसके बाद आया शंकरी प्रसाद मामला आया। शंकरी प्रसाद मामला यानी सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद जी का मामला आया। उस शंकरी प्रसाद मामले में से चुनौती दी गई, संपत्ति के अधिकार को चुनौती दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अनुच्छेद 368 जिसके तहत वो आर्टिकल जो है 368 जिसके तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो उसमें ये कहा कि जो आर्टिकल 368 है इसके तहत संविधान जो संसद है उसके पास संशोधन की शक्ति है, यानी वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, ये कहा गया है। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि जिसके तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और अनुच्छेद 13 में जो विधि है, जो लॉ शब्द लिखा हुआ है, वो सिर्फ सामान्य विधियों के लिए ही नहीं है, बल्कि सामान्य विधियों के लिए ही आता है, संविधान संशोधन विधि इसमें नहीं आती है। ठीक है, इसलिए जो संसद है हमारी, वो संविधान में संशोधन करके इसमें भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है, या फिर किसी भी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है, यानी किसी भी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है या उनमें कमी कर सकती है, ये बात है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1967 में गोलकनाथवाद आया। कौन सा, गोलकनाथवाद आया 1967 में। और सर्वोच्च न्यायालय में इसने क्या किया कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल दी और इसमें ये कह दिया कि संविधान संशोधन की शक्ति तो है, कोई डाउट नहीं, संविधान संशोधन की शक्ति है किसी संसद को, लेकिन उसे इतनी शक्ति नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दे, यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन वो नहीं कर सकते, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो अपरिवर्तनीय है ना, उन्हें परिवर्तित नहीं किया सकता। इसलिए मौलिक अधिकार में ना तो कोई कटौती की जा सकती है, ना ही उनके भौतिक अधिकारों को कुछ भी वापस लिया जा सकता है। और ये कहा गया कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है, जो अनुच्छेद 13 जो विधि को वर्ड को बताता है कि विधि क्या है, उससे ऐसे कानून से है जिसके लिए किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 13 है, जो आर्टिकल 13 की जो विधि है, वो किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन करने की क्षमता नहीं रखती या उसके लिए सक्षम नहीं है। इसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों कि गोलकनाथवाद मामला जो होता है 1967 में, है ना, उसमें जो प्रतिक्रिया होती है उसे फिर बाद में 1971 में, कब, 1971 में फिर इस पर बात आती है और इसमें कहा जाता है कि इस अधिनियम में कहा गया है 1971 जो संविधान संशोधन होता है 1971 में, कौन सा, 24वां संविधान संशोधन,
24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 13 जो अनुच्छेद 368 दोनों में संशोधन कर दिया जाता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 13 यानी विधि का नियम और अनुच्छेद 368 जिसमें संशोधन करने की शक्ति दी गई है, इन दोनों में संशोधन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी भी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है, और उससे ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशय के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि 1973 में केशवानंद भारतीवाद आता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारतीवाद आता है और इस पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने गोलकनाथवाद मामले जो 1967 में हुआ था, 1973 में जो गोलकनाथवाद मामला हुआ था उस पर अपना ओवर रूल कर देती है। ठीक है, ओवर रूल कर देती है, यानी कहती है कि जो था वही सही है। और 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, है ना, कि ऐसी व्यवस्था रखी जाएगी, उसे वो बहाल कर देती है। वो कहती है कि ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा उसने, यहाँ पे उसने कहा था कि इनको नहीं कहा सकता और मतलब कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, उस पर कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसमें उन्होंने बदल दिया कि नहीं, आर्टिकल 13 और 368 दोनों में संशोधन किया और कहा कि नहीं, संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो उसमें किसी भी संशोधन को कर सकती है। अब इन्होंने 73 में कहा कि ठीक है, दोनों को कहा कि ठीक है, संशोधन नहीं भी हो सकता लेकिन इसके पास संशोधन करने की शक्ति भी है। अब बात आएगी कैसे, तो अब उन्होंने इसको कंसेप्ट को क्लियर किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए हुआ क्या, उन्होंने कहा कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी भी अधिकार को वापस ले सकती है, लेकिन साथ साथ संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय थी, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, उसने एक बात कही, एक सिद्धांत निकाला जिससे कहा गया मूल संरचना का सिद्धांत। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, या कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहा गया कि इसके तहत ये कहा गया कि संसद को संविधान में किसी भी प्रकार का चेंज करने या संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन उसे इतनी शक्ति नहीं है कि वो संविधान की मूल संरचना को ही बदल दे, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल दे, उतनी शक्ति उसे नहीं दी गई है। ठीक है, मतलब आप बदल सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे संविधान की जो मूल संरचना है या जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही बदल जाए। और बाद में फिर क्या हुआ कि जब इंदिरा नेहरू गांधीवाद मामला हुआ, कौन सा, इंदिरा नेहरू गांधी मामला हुआ 1975 में, उसमें इस बात की फिर से पुष्टि कर दी गई, है ना। और ये कहा गया, और इसके बाद इसके तहत क्या किया कि जो 39 संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, कौन सा हुआ था, 39 संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और कह दिया, इसमें कहा क्या गया था, इसमें कहा गया था कि जो प्रधानमंत्री होगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, उनके चुनाव संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके चुनाव में जितनी भी प्रॉब्लम होंगी या कोई विवाद आएगा, वो किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा। अर्थात पीएम के चुनाव में यदि कोई धांधली होती है, कोई और विवाद होता है, तो वो किसी भी न्यायालय के क्षेत्र में या किसी भी न्यायालय क्षेत्र में नहीं आएगा, यानी तो ना सुप्रीम कोर्ट में ना ही हाई कोर्ट में, यानी उसमें कुछ भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाएगी। फिर इससे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, कहा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारी समीक्षा करने की शक्ति है और उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। यानी यदि किसी भी केस में गड़बड़ी होगी तो न्याय दिलाना फिर हमारा काम है, क्योंकि यदि आपने गड़बड़ी करके, आप पावर में, सत्ता में, और आपने गड़बड़ी करके दोबारा से चुनाव जीतनी है पीएम बनने के लिए, तो जो अपोजिशन पार्टी का मेंबर था, जो बंदा सत्ता में नहीं था पर पीएम बनने के लिए वो लड़ रहा था, पीएम बन सकता था, उसके साथ तो अन्याय हुआ ना। और ये हमारा कर्तव्य है कि किसी के साथ भी अन्याय ना होने पाए। तो उन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया और कहा कि ये हमारा मूल अधिकार है या हमारी ये मूल संरचना का भाग है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, और ये हमसे कोई नहीं सीख सकता। कौन सा मूल था अधिकार, वो समीक्षा करने का अधिकार, यानी जो भी कानून है, जो भी चीज़ें हैं, उसकी समीक्षा हम करेंगे, न्याय करेंगे, तो इसको आप हमसे नहीं छीन सकते। इस तरह इसकी दोबारा से पुष्टि कर दी गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि संसद ने फिर 42वां संविधान संशोधन लाई। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, में आपको बताया ना, 42वां संविधान संशोधन लाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में लाई। और इस अधिनियम के द्वारा 368 में यह कह दिया गया कि अनुच्छेद 368 संशोधित कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और 368 को संशोधित करके यह कहा गया कि संसद की संशोधन की जो शक्ति है वो परे है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकती है, और उसकी इस विधायी शक्ति को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे फिर वह किसी भी आधार पे किसी भी मौलिक अधिकार को उल्लंघन क्यों न कर रही हो या किसी भी मौलिक अधिकार को ख़त्म क्यों न कर रही हो। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि इसके बाद 1980 में, कब, 1980 में मिनर्वा मिल्स मामला आता है। ठीक है, कौन सा आता है, मिनर्वा मिल्स मामला। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा करती है और कहती है कि नहीं, हम यदि इस ऐसी चीज़ कोई भी होगी जिसमें संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति पहुँच रही होगी, उसको हानि पहुँच रहेगी, तो उसको हम खत्म कर देंगे। और इस तरीके से मिनर्वा इस मामले में वापस से संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो आधार था, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात थी, उसको फिर से प्रमाणित कर दिया और कहा कि नहीं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते, जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। उसमें कहा कि संविधान की जो ये है, जो तरीका है, जो मूल अधिकार है, उनमें बदलाव नहीं हो सकता।
होगा पर एक लिमिट से होगा, ताकि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल संरचना है उसमें कोई परिवर्तन ना हो सके। और कहा कि संविधान की मूल विशेषता है ये चीज़ कि हम उसका समीक्षा करें, और साथ में 367 में आप इतना ज़्यादा आपको पावर नहीं देती कि आप कुछ भी चेंजेस कर सकें। तो इस तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट है वो इस तरीके से निकल कर आया था दोस्तों। तो इसे याद रखिएगा, एक बार आप जब मैं बता रहा हूँ तब कॉपी में नोट डाउन करते जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि कैसे कैसे क्रम से चला है। उसके बाद फिर धीरे धीरे संविधान संशोधन के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के द्वारा टाइम पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे जोड़ दी गई हैं कि ये चीज़ संविधान की मूल संरचना है, जिसे कोर्ट टाइम पे उसमें ऐड करती थी कि ये भी मूल संरचना, ये भी मूल संरचना, ये भी मूल संरचना है, और इसमें संसद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। जैसे कि मिनर्वा मिल्स मामले में देखो, पहले तो इंदिरा नेहरू गांधी मामला था 1975 में, है ना, उसके तहत भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, या अवसर की समानता हो गई, धर्मनिरपेक्षता, आस्था की स्वतंत्रता हो गई, न्यायिक समीक्षा, इन सबको मूल संरचना माना। फिर मिनर्वा मिल्स मामला हुआ 1980 में, इसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है, न्यायिक समीक्षा, कुछ और चीज़ों को जोड़ा गया। फिर 80 में दूसरा है, उसमें न्याय तक प्रभावी पहुँच, मतलब न्याय तक सब लोग पहुँच सकें, इसे भी। फिर भीमा सिंह मामला है, इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक सामाजिक न्याय की बात की गई। फिर एसपी संपत कुमार मामला है, इसमें कानून का शासन न्यायिक समीक्षा की बात की गई। फिर दूसरा मामला, इसमें कानून का शासन न्यायिक समीक्षा की बात की गई। इंदिरा साहनी मामला, पद्म कुमार मामला, बहुत से, है ना, और एसआर बम्बई मामला, इसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, इसको जोड़ दिया गया। फिर इंदिरा साहनी मामला है, इसमें समानता का सिद्धांत दिया गया। कुलदीप नायर मामला, लोकतंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की बात की गई। तो ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें धीरे धीरे संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मामलों को, बहुत सी आर्टिकल्स से, बहुत सी चीज़ों को इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के तहत जोड़ दिया। फिर राम जेठमलानी मामला है 2011 में, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ जो है वो भी क्या है, वो भी संविधान की मूल संरचना, उसमें भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आती गई, जोड़ती गई हैं उसमें, और अब संविधान की जो मूल संरचना का पार्ट है वो बहुत लंबा, बहुत बड़ा हो गया, उसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ गई हैं जिनमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, या जिनमें संविधान जो संसद है वो संविधान संशोधन के द्वारा उनमें कुछ काफ़ी चेंजेस नहीं कर सकती या बदलाव नहीं कर सकती। हाँ, थोड़े बहुत चल सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना होगा कि उस चेंजेस के साथ में संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति ना पहुंचे, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन ना आए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट है वो निकल कर आया था। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब कल से हम जो हमारा अगला पार्ट है भाग 5, जिसमें हमारा सेंटर यानी संघ है, संघ से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें खासकर पहले संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि संसद एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम सबको एक एक करके इसमें डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप सब अच्छे से मतलब पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, जब तक आवश्यक हो तब तक बाहर ना जाएं, और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं यदि पॉसिबल हो तो। और साथ में दोस्तों, अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो इसे लाइक, चैनल और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबके साथ इसे साझा करें, और उनको भी फ्री में पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मौका दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।